नाज़रीन, इस वक्त मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ, जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ मेरे बाजू में बैठी हुई है, वो मलिक मोतसिम खान साहब है। मोहताज तारुफ नहीं है, जो बहुत से लोग बिलखसूस निज़ामाबाद के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं और तेलंगाना के भी लोग उनसे वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो सो साबिक़ में सदर रह चुके थे और अब मौजूदा हालात में रियासती डायरेक्टर हैं वक्फ बोर्ड के, और जमात इस्लामी हिंद के अमीर हल्का की हैसियत से भी इनकी नुमायाँ खिदमात हैं और एक बहुत मारूफ शख्सियत है। बल्कि मैं ये कहूँ तो नामुनासिब नहीं होगा कि जो सो ये एक मुल्की शोहरत रखने वाली शख्सियत है मलिक मोतसिम खान साहब। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त सियासी हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम सियासत में जो सो धमाकू सूरत हाल से हो सकता है कि गुज़रने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक अनकरीब रियासती असम्बली को शायद के तहलील कर दिया जाए। तो इस तनाजुर में जबकि सियासी माहौल गर्म हो रहा है, तो हमने मुनासिब समझा कि मलिक मोतसिम खान साहब से इस ज़िम्मन में गुफ्तगू की जाए। तो जनाब, हम आपका जो सो खैर मकदम करते हैं रोशन टीवी में। सियासी पस मंज़र में जो तब्दीलियाँ जो आ रही हैं अब इस वक्त, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बाहिसियत मेरा सवाल जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार से है। अब मुल्क में बहुत जल्द आम इंतख़ाबात होने वाले हैं और 2019 का जो साल है वो मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत अहम साल है। इसलिए 2019 के जनरल इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में तमाम वोटर्स को और मुल्क के तमाम शहरियों की ये ज़िम्मेदारी बनी कि वो मुल्क में लाक़ानूनियत को पसंद करते हैं या क़ानून पर अमल दरामद। एक सवाल उभर के आ रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। 2019 का जो इंतखाब है, एक सवाल लिया हुआ है कि हमको यहाँ पर किसको बाकी रखना है। मुल्क में जो सो डिक्टेटरिज़म की तरफ जो मुल्क जा रहा है उसको बरकरार रखना है, लाक़ानूनियत का मामला है उसको बरकरार रखना है, या जो है सो हक़ तलफ़ी जुल्म जबर का जो मामला है उसको बरकरार रखना है, या तब्दीली लाना है। ये बहुत अहम सवाल है। इस तरफ मैं आपको जो सो तवज्जो दिला रहा हूँ कि इस ज़िमन में बात कीजिए आप। जी जी, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क के जो राय दहिंदे हैं, वोटर्स हैं, उनकी ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जमहूरियत की बक़ा के लिए और मुल्क की रवादारी की बक़ा के लिए और मुल्क के अंदर जो दस्तूर में दिए गए तयक़ुनात हैं उसकी बक़ा के लिए, और यहाँ जो सेकुलरिज़म जो यहाँ के दस्तूर में शामिल किया गया उसकी बक़ा के लिए, यहाँ जो फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ हैं और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो मुल्क में फ़िरक़ा परस्त पार्टियों की सबसे एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पे सामने है, उसका इस इलेक्शन में इसका हारना भारत का जीतना है। और हम भारत को, हिंदुस्तान को जिताना चाहते हैं और दुनिया भर में अगर हम भारत को नुमाया रखना चाहते हैं और भारत का इत्तेहाद को बाकी रखना चाहते हैं, मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो मुल्क के राय दहिंदे, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि मुल्क के वो बाशऊर राय दहिंदे जो हिंदू कौम से जुड़े हुए हैं, जो बीसी हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, दलित हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन सब से मैं इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि वो मुल्क से मोहब्बत का तकाज़ा समझते हुए और मुल्क की बक़ा के लिए मुल्क को तोड़ने वाली ताकत बीजेपी को हराने की भरपूर कोशिश करें। ये इस मुल्क के लिए एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सवाल सिर्फ यहाँ की अक़लियतों वगैरह का नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ का जो दस्तूरी ढांचे हैं, अदलिया है, यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर जो तालीम के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखें कि JNU का मसला कैसा रहा, हमारे पास हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला कैसा रहा, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मामला क्या रहा। तो मुल्क के जो दस्तूरी इदारे हैं वो तमाम दस्तूरी इदारों की अहमियत घट गई है। तो मुल्क के अंदर जमहूरी इक़दार घट चुके हैं, एक किस्म की तानाशाही और एक किस्म की गैर जमहूरी रिवायात पर अमल हो रहा है। ये मुल्क के हक़ में इंतहाई नुकसानदा है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपने नज़रियात को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ का अपना विकार ख़त्म करते हुए अपने नज़रिए को मुसलत करने की कोशिश की जा रही है, और ये चीज़ आपकी नज़र से है कि मुल्क के लिए तबाहकुन है और मुल्क की आवाम के लिए तबाहकुन है। तो ठीक है, इस ज़िम्मन में जो सो
आप वजह से ये बात कीजिए कि जो है सो मुल्क की आवाम की इस वक्त जिम्मेदारी क्या है, किस अंदाज में काम करना चाहिए आवाम? सबसे बुनियादी बात यह है कि आवाम अपने हुक्मरानों पर, जो मौजूदा हुकूमत पर ख़ास तौर पे, उनका एतमाद बहुत मुतज़लज़ल हो गया है। तो बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि वो यहाँ 31% राय दहिंदे, यानी जो गुज़िश्ता 2014 के इंतखाबात में वो हिस्सा शेयर उनके हिस्से में आया था बीजेपी का, और तकरीबन 69% वोट तकसीम हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ की आवाम ने यानी बिल्कुलिया तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है या जो उनका नज़रिया है उसको मुस्तरद किया है। 69% तक मुस्तरद किया है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुस्तरद। तो ये एक हमारी जमहूरियत की बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन हमारी जमहूरियत की एक खामी भी है। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 55% पार्लियामेंट के सीट्स उनके हिस्से में आए, जिसके नतीजे में वो हुक्मरान हैं। लेकिन ये समझना कि वो भारतीय जनता, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो तकसीम है, यानी कि सेकुलर वोटों की जो तकसीम है, एक मखसूस जहन को जो है सो जीतने का मौका फराहम कर दिए। यानी कि जमहूरी जो तरीक़ेकार है, जो वोटों की तकसीम का जो मामला करा दिया गया है या कर दिया हो गया है, तो उससे जो सो इनको फ़ायदा हुआ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपने कहा कि बीजेपी को इस वक्त हालात के हिसाब से इक़्तिदार से दूर रखना ज़रूरी है। आप रियासत तेलंगाना से वाबस्ता हैं और तेलंगाना के एक अहम इदारे से, गौर से सुनिए आप मेरी बात को, एक सरकारी इदारे से, कॉरपोरेशन से आप वाबस्ता हैं, उसके रुकन हैं, आप डायरेक्टर वक्फ बोर्ड हैं। मैं एक डायरेक्टर वक्फ बोर्ड की हैसियत से आप जो सो हुकूमत का एक हिस्सा समझता हूँ मैं आपको, रियासती हुकूमत का। अब मेरा एक सवाल ये है कि आप बीजेपी के मुखालिफ में बयान दे रहे हैं, बीजेपी से दूर रहने की आप तलकीन कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो सियासी जमात है जिसके अब इस वक्त आप मुआफ़िक में चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो सो मोदी से जो सो आप ये तयख़ुन दे रहे हैं कि हम इंतखाबात के बाद हो सकते हैं बीजेपी के साथ चलेंगे। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ने मेरी बात को आप गौर से सुने। पहले तो हम मुल्कगिर जो बात है उसको तय कर लें कि हम जो है तमाम नॉन बीजेपी जो पार्टीज़ हैं जी, हम उनको सेकुलर कहें या नॉन सेकुलर कहें, मुझे उस पर लफ्ज़ पर कोई बहस नहीं है, लेकिन जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उनको यहाँ के राय दहिंदे आगे बढ़ाएं। हर रियासत में अलग हो सकता है, यानी बंगाल में अलग हो सकता है, उत्तर प्रदेश में अलग हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है। तो कहीं पर कांग्रेस के हक़ में भी लोग वोट दे सकते हैं। नॉन बीजेपी में कांग्रेस भी शामिल है। सब्जेक्ट पे हम फिर बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरा सवाल है, क्योंकि अब बात एक तरफ आ गई जी, तो मैं आपसे ये सवाल बराबर करूंगा, और ये सवाल का जवाब मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे कि अगर ये जो सो रिवायत रहती है, अगर वो जो सो जीतने के बाद बीजेपी की तायद में जाती है, तो इसके बारे में क्या आप जाएंगी नहीं जाएंगी? मेरा सवाल ये, जाएंगी? अगर जाती है तो फिर आपकी क्या राय रहेंगी इन सालों से? हमारा रियासत तेलंगाना में यहाँ जो टीआरएस गवर्नमेंट है और हमारे जो चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब हैं, वो बहुत ही ज़हीन आदमी हैं जी, और बहुत ही होशियार सियासतदान हैं, और उनकी जहानत और होशियारी एक मुसल्लमा है। तो बहैसियत चीफ मिनिस्टर और यहाँ पर दोबारा यहाँ उनको और एक टर्म कम से कम यहाँ पर कंप्लीट करना है, हम ये चाहेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी जो पॉलिसी रही, यहाँ जो आवाम के साथ, किसानों के साथ, तलबा के साथ, अक़लियतों के साथ, यानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों के साथ, तो ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है, टीआरएस गवर्नमेंट, ये बहुत ही यानी एक उनकी बहुत सी बातों से हम तनक़ीद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख़्याल ये है कि ये गवर्नमेंट एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट रही है। तो उनका ये कहना कि आफ्टर पोल हम जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उसको एक सियासतदान, एक ज़हीन सियासतदान के एक ज़हीन एक अमल, हिकमत अमली से ताबीर करना चाहिए। उसका ताल्लुक़ फ़िरक़ा परस्ती से नहीं है। जी जी, हाँ, उसको यानी हमारे मैं यहाँ फ़िरक़ा परस्ती का टैग में टीआरएस पे नहीं लगा रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ एक टीआरएस एक अच्छी हुकूमत है, और मैंने पहली मर्तबा किसी सियासी जमात को खुल के काम करते हुए देखा मुसलमानों के हक़ में। तो मैं भी जो सो बाइज़त एक मुसलमान जो है सो एक अच्छी नज़र से देखता हूँ टीआरएस को। लेकिन जो
आपने कहा कि बीजेपी अब इस वक्त शजरे ममनुआ है। अगर टीआरएस अगर इन फ्यूचर उसके साथ जाता है, टीआरएस जाती है, तो उसके शायद नुकसान सामने आ सकते हैं। आपके जहन के तौर से बोल रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम रियासत भर में यहाँ हम टीआरएस को वोट देते हैं, इससे पहले भी हमने यहाँ की आवाम ने टीआरएस को यहाँ हुकूमत दी और आइंदा भी देंगे, तो जितनी भरपूर तरीक़े से हम यहाँ पर फिर एक बार केसीआर साहब की ताकत देंगे, हाथ मजबूत करेंगे, तो वो यहाँ के जो राय दहिंदे हैं उनके जज्बात का एहतराम ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ के राय दहिंदों के जज्बात और उनके ख़यालात के बरक्स कोई फ़ैसला करें। मरकज़ी हुकूमत जो होती है उससे तालमेल रखने के लिए, और उस एक हमारा एक फ़ेडरल गवर्नमेंट है, फ़ेडरल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा मुल्क है, जो मरकज़ी हुकूमत होती है उससे रियासती हुकूमत के लोगों का तालमेल रखना ज़रूरी है। हाँ, तो वो उसके लिए कुछ जो है जाना आना, मुलाकात करना, बातचीत करना, ये तो दरवाज़े खुले रहेंगे, लेकिन उसका कोई गलत असर हमारी रियासत में नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अब अपनी पुरानी गुफ्तगू की तरफ वापस आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के ताल्लुक़ से जो चौकन्ना होना चाहिए और बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए और सेकुलर जमातों की मुल्की सतह पर तायद करना चाहिए। अच्छा मशवरा है, लेकिन मैं समझता हूँ क्या बीजेपी से इस हद तक डरना मुनासिब है? क्या आप इस वक्त बीजेपी को उस हद तक ताकतवर या मकबूल जैसो समझते हैं कि जैसो फिर दोबारा वो बरसर इख्तियार है? ये बात तो सही है कि 2014 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें बीजेपी और मोदी दोनों भी अपनी मकबूलियत की एक चोटी पर पहुंच चुके थे, इंतहा पर थे, और अब जो जनरल इलेक्शन 2019 होगा उनकी मकबूलियत में उसमें गिरावट आई है। ये बात सही है, इसलिए वो भी परेशान है कि वो उसको कैसे गेन किया जाए। लेकिन सवाल जो है डर और खौफ का नहीं है। एक है इख्तिदार पे हैं, तो इख्तिदार पे आने के बाद जो उनकी जो समाज में जो हालात हुए हैं, डीमोनेटाइजेशन का जो मसला आया, किसानों के साथ जो मसला है, काले धन की जो बात है, और जो फ़िरक़ा परस्तों के जो एजेंडे हैं, ये जो लव जहाद के मसले वाले, घर वापसी वाले, ये जो मॉब लिंचिंग की बातें, यानी अवाम अब कानून हाथ में ले ले, तो ये मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। यानी गौरी लंकेश का कत्ल हो गया, वहाँ पर दाभोलकर का कत्ल हो गया, अब हालिया दिनों दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर करीब में वहाँ एक JNU के साबिक़ तालिब इल्म के ऊपर यानी बिल्कुल दिन की रोशनी में गोली चलाने का वाक़या पेश आया। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ डर और खौफ की बात नहीं, हक़ाइक़ हैं। इसलिए उनको सिर्फ डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस मुल्क से मोहब्बत की वजह से और मुल्क के अवाम की भलाई इसी में है कि वो इनसे दूर रहें। मसला डर और खौफ का नहीं है। हमको इस मुल्क के अंदर इसकी तरक्की, अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो माशी तरक्की की बात हुई थी, माशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल का होना ज़रूरी है। अगर पुरअमन माहौल के बजाय यहाँ पर अगर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हो, बदअमनी का माहौल हो, तो फिर तरक्की रुक जाएगी, और तरक्की के रुकने का जो अमल है उसका नुकसान पूरे समाज को होगा, पूरे समाज को होगा। ये मसला सिर्फ एक समाज का नहीं है। हाँ, उसको समझना चाहिए। और बीजेपी को सिर्फ मुसलमान शिकस्त नहीं दे सकते, बीजेपी को शिकस्त देना यहाँ के अक्सरियती फ़िरक़े की उनकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, जैसा कि बहुत ज़्यादा उरूज 2014 का था मोदी का, और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 31% वोट लिए थे, जबकि 69% यानी 69% लोग उनकी मुखालिफत में वोट दिए थे। तो यहाँ पर मकबूलियत की इंतहा पे 31% लिए थे, लेकिन वोटों की तकसीम की वजह से वो बरसर इख्तियार आए। तो इस मामले में जो सो आवाम को कौमी और रियासती सतह पे क्या हिकमत अमली इख्तियार करना है, किस तरह अपने वोटों का इस्तेमाल करना है, इस ताल्लुक़ से आप बताइए। बहुत जामे सवाल है। मैं आवाम की बात भी करूँगा, लेकिन आवाम से ज़्यादा जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। उनके अंदर अना है। वो कहते हैं कि मुल्क के खातिर हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 1 सीट 2 सीट के ऊपर आपस में झगड़ लेते हैं।
और सेकुलर पार्टियों के जो ज़िम्मेदार हैं एक दूसरे से बात सही नहीं करते और कहते हैं कि भाई हमको मुल्क के अंदर जमहूरियत की बका करना। अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत की बका का इतना शौक़ है तो हमको सेकुलर पार्टियों को अपनी अना को, अपनी पार्टियों की अना को, इनको जो है थोड़ा दबाकर मुल्क से मोहब्बत की खातिर आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक करना चाहिए। ये बात बंगाल में होना है, बिहार में होना है और बंगाल में होना है, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट की सीट्स हैं वहाँ पर ये काम होना है। तो वहाँ अगर सेकुलर पार्टियों में इत्तेहाद होता है तो फिर यानी बीजेपी को शिकस्त देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी लोग वहाँ मुझे ये बात कहते हुए नज़र आए थे यूपी के इलेक्शन के बाद, क्योंकि रामपुर जैसे शहर में और फलां जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी है, पूरी रियासत में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आए मुसलमान। तो लोग ये कहने लगे कि मुसलमान जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक के ना होने की वजह से बीजेपी जीत गई। ऐसा नहीं है, मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक तो ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी के जीतने का सबब सेकुलर पार्टियों का अदम इत्तेहाद और अदम इत्तेफाक है। ये असल मसला है। अगर वहाँ हर रियासत में जहाँ जहाँ भी रियासतें हैं, अगर सेकुलर पार्टियाँ आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक करती हैं तो अवाम के सामने ऑप्शन रहेगा। अवाम की तो दोहरी जिम्मेदारी है। रियासतों से नए इत्तेहाद की बातें सामने आ रही है, जैसा कि यूपी में है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो सो कांग्रेस और दीगर जमातें एलजीटी है, तो इन लोगों में इत्तेहाद की बातें सामने आ रही हैं, तो इसके मुस्बित नतीजे कुछ सामने आएंगे। यकीनन आएंगे। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अखबारात में ये बात आ रही है कि यूपी के अंदर अखिलेश और कांग्रेस वगैरह का इत्तेहाद होगा। तो इस किस्म के इत्तेहाद यूपी में भी चाहिए, बंगाल में ममता बनर्जी हैं उनके साथ चाहिए, उसी तरीक़े से बिहार में जो बीजेपी से हटकर जो भी फ्रंट बनेगा उसका आपस में इत्तेहाद चाहिए। अगर ये 3-4 रियासतों में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आसाम में, ये जहाँ से बड़ी नुमाइंदगियाँ होती हैं, जहाँ तक हमारे रियासतें हैं वहाँ यहाँ तो जुनूबी हिंद में तो उनके लिए बहुत दरवाजे बंद हैं, बहुत कम हैं। असल जो बेल्ट हैं जहाँ से उनकी ज़्यादा, अगर वहाँ ये इत्तेहाद हो जाता है तो 2019 का इलेक्शन वो भारत की तकदीर को बेहतर बनाने का इलेक्शन साबित हो सकता है और जो नफ़रत से पाक हिंदुस्तान बना सकते हैं। अब क्या हो गया, ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कहते हैं, असल वो कहना ये चाहते हैं कि उसके पीछे मुस्लिम मुक्त भारत, इस किस्म की आवाज़ें उनके पास है। इसलिए अगर हमको नफ़रत से पाक भारत बनाना है तो बीजेपी की हुक्मरानी से पाक भारत बनाना ये तमाम सेकुलर पार्टियों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सेकुलर पार्टियां भी बड़े मखमस में पड़ी हुई हैं, इनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। इनकी कमज़ोरियाँ ही हैं, इनका अपने सेकुलरिज्म पर ईखान कम हो गया है। हाँ, ये भी जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे के पीछे चलना चाहती हैं, कभी वो अपने आप उनकी उनसे ज़्यादा अपने आप को जो है उसी धारे में डालना चाहती हैं। हाँ, तो इसलिए यानी सेकुलर पार्टियों के पास जो अच्छी आइडियोलॉजी होना चाहिए और आइडियोलॉजी से जो कमिटमेंट होना चाहिए और उसके तहत जो उनके इंतखाबात के दौरान भी और इंतखाबात ना होने के वक्त भी उन जो पॉलिसीज़ पे जो उनको गहरा यकीन होना चाहिए, उसकी कमी है। अगर ये इंतखाबात का मसला नहीं है, अगर ये सेकुलर पार्टी, सेकुलर लोग अपने फ़लसफ़े पे, अपने नज़रिए पे और अपने जो ख़यालात पर अगर ये कमिटमेंट नहीं रखेंगे तो फिर इनका भारत का फ्यूचर क्या, इन पार्टियों का फ्यूचर नहीं है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज है और उनसे वाबस्ता बात है। जैसा कि बहुत सी ताकतवर सियासी जमातें हैं अब बिगड़ी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर आपकी बात की तायद होती हुई नज़र आ रही है मुझे। कांग्रेस अपने वक्त में बहुत ताकतवर सियासी जमात थी, उसी तरह जो सब बाद में दीगर जमातें, जैसा कि अब यूपी की मिसाल ले लेंगे और बिहार की मिसाल ले लेंगे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव की जमातें अच्छी ताकतवर थी, लेकिन इनकी अपनी जो यानी कि जो स्ट्रेटजी है या जो इनकी नज़रियाती जो पॉलिसी हुए है, इस पर शायद ये लोग, जैसा कि आपने कहा, गामजन नहीं रह सके और टूट फूट का शिकार हो गए और नुकसानात का सामना कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से ऐसी सियासी जमातों के लिए आप क्या पैगाम देंगे खुल के वजह से? पैगाम तो यही है कि मुल्क का जो दस्तूर है, हमारे मुल्क का जो दस्तूर है और दस्तूर में जो तयख़ुनात हैं, दस्तूर जो बनाया गया है उस दस्तूर में बहुत गहरी बातें हैं और वो दस्तूर ही सारे हिंदुस्तानियों को आपस में जोड़े हुए हैं।
अगर उस दस्तूर में दी हुई बयान की हुई बातों पर बीजेपी को यकीन नहीं है, वो इसलिए दस्तूर को यानी ज़ाफ़रानी रंग देना चाहती है, तो ये तो बीजेपी का मसला है। जबकि उनके पास 31% वोट हासिल किए, वो भी उसमें भी विकास का मसला था, उनके अपने हकीकी वोट क्या है नहीं मालूम, वो और कम है। सबका साथ सबका विकास पर उन्होंने 31% वोट लिए थे। अब ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, अगर ये सेकुलर पार्टियां दस्तूर में दर्ज जो फ़िलासफ़ी है एकसा मवाक़े की, मसावात की, इंसानियत की और तमाम शहरियों को एकसा सहूलत पहुँचाने की, मसावी हुकूक़ देने की, मसावी इज़्ज़त देने की, मसावी मौक़े फ़राहम करने की, ये दस्तूर में जो बातें हैं, अगर ये इन पार्टियों को इस पर यकीन नहीं है, इसके लिए वो सख्त मेहनत नहीं करेंगे और आवाम का जहन साजी करना पड़ेगा। मसला ये जो फ़िरक़ापरस्ती का मसला सिर्फ सियासत का मसला नहीं रहा। बीजेपी और बीजेपी से उनकी जो बड़ी तंजीम है आरएसएस वग़ैरह ने, उन्होंने पूरे समाज में जहर घोला है। तो मसला सिर्फ सियासत का नहीं रहा। अब कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, कोई लायर बनता है, कोई जज बनता है, तो उन सब के जहनों को उन्होंने मसूम किया है। तो जैसे उन्होंने अपना काम किया है, क्या सेकुलर पार्टियां आवाम के जहन साजी के लिए सियासत से हट के भी ये काम करना चाहती हैं? अहम सवाल ये तो मसला यही है कि उनका असल मसला सिर्फ इंतखाबात के लिए मैकेनिकल आकर जो है कैंडिडेट हो जाना सही नहीं है। नाजरीन, बहुत ही अहम बात बता रहे हैं मलिक मोतसिम खान साहब। यहाँ पर हम जो काम करते हैं, क्या हमें उस पर एतमाद है? ये सवाल है। यहाँ पर सियासी जमातें सेकुलर एजेंडा लेके चलने की बात करती है, क्या उनको सेकुलरिज्म पे यकीन है? ये सवाल कर रहे थे मलिक मोतसिम खान साहब। जैसा कि बीजेपी एक मखसूस आइडियालॉजी रखती है, एक मखसूस नज़रिया और मखसूस फ़लसफ़ा रखती है, इसी तरह क्या सेकुलर सियासी जमातें जो अपने सेकुलर होने का दावा रखती हैं, क्या वो अपने नज़रियात पे यकीन रखती है? सबसे पहली चीज़ तो दस्तूर की बात आ रही है। क्या ये सेकुलर जमातें दस्तूर पर मजबूत यकीन रखती है? ये सवाल मलिक मोतसिम साहब का था और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई दस्तूर पर यकीन रखते हैं और आप सेकुलरिज़म और जमहूरी अक़दार पर यकीन रखते हैं, तो फिर आपको उसी तरह उतरना है मैदान में जिस तरह आरएसएस उतरती है, और आरएसएस उतर के जहन साजी करती है। जहन साजी का काम भी इन सियासी जमातों को करना होगा, वरना बिखरे हुए पत्थरों की तरह ये नज़र नहीं आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, बात हो रही है सियासी तनाजुर में हमारी मलिक मोतसिम खान साहब से। तो अब यहाँ पर कुछ बातें खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने वज़ाहत से बात की है कि सियासी जमातों में जो इंतहा पसंद जमातें हैं, तो उनके पास अफरादी तायद बहुत कम है, लेकिन जो सेकुलर जमातें हैं उनका आपसी टकराव, उनकी जो सो मुतज़लज़िल पॉलिसी उनकी तबाही और उनकी जो सो हार का सबब बन रही है। और एक चीज़ यहाँ पर हमारे मोतसिम खान साहब, ये जो हालात जो आए थे 2014 में, वहाँ पर ये बात देखने में आई कि जो सो बहुत सारे मुस्लिम जो सो उम्मीदवार जो थे पार्लियामेंट के, बहुत थोड़े वोटों से आपसी तकसीम की वजह से आ रहे हैं। मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में अरकान पार्लियामेंट जो मुस्लिम है 20 या 22 है, इससे पहले जो सो दुगनी तादाद थी। तो फिर हम इस तादाद को बहाल करना है, तो फिर क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए मुसलमानों को और सियासी जमातों की जो मुसलमानों को जिताना चाहती हैं, जैसा कि दावा करती है कांग्रेस हम मुस्लिम नुमाइंदगी देंगे, समाजवादी पार्टी दावा करती है और जनता दल दावा करती है, ऐसे बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो दावा करती है हम मुस्लिम नुमाइंदगी देंगे, मुस्लिम नुमाइंदों को जिताएंगे। तो वो लोगों को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए कि मुस्लिम जो सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की तादाद में इजाफा किया जा सके? बहुत अहम सवाल है और इस पर बहुत लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 2 करोड़ मुस्लिम राय दहिंदे उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जब आबादी बढ़ रही, लोग कहते हैं एक मुसलमान के घर में कितने वोट होना चाहिए, फिर 5-5, 10-10 वोट होना चाहिए। लेकिन वोटर लिस्ट उठा के देखिए, बहुत से घरों में एक ही वोटर है जी, बल्कि उनकी बीवी भी वोटर नहीं है। यानी एक तरफ ये प्रोपेगेंडा है कि आबादी बढ़ रही है और मुस्लिम घर में इतने इतने लोग रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में ख़ानदान में 5-10 वोटर होने की बजाय सिर्फ एक वोटर है। तो ये एक गफलत भी है हमारी
और दूसरा तासुब भी है। वही पूछने जा रहा था मैं जी। यहाँ पर कसूरवार कौन है? आप अच्छी गुफ्तगू छेड़े हैं कि आप जो सो मसला राय और राय दहिंदों की तरफ मोड़ दिए और फेरिस्त राय दहिंदगन का हवाला दिए हैं। तो यहाँ पर फेरिस्त राय दहिंदगन से हकीकत बता रहा हूँ मैं, निज़ामत में अगर 1 लाख वोट होते हैं मुसलमानों के तो उसमें से जो सो 60% वोट नहीं है, हकीकत है ये। तो फिर यहाँ पर किस तरह की हिकमत है? पहला काम तो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक लॉन्ग टर्म वर्क है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमारे जितने भी 18 साल की उम्र के लोग हो जाते हैं, मर्द औरत, उनका रजिस्ट्रेशन बहैसियत वोटर करा देना चाहिए। वो खुद कराएं या फिर महल्ले की मस्जिद में सबको मालूम रहे कि इस मस्जिद में कितने लोग हैं और मस्जिद ही में उसका निज़ाम रखा जाए, फॉर्म नंबर लाए और वो फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि दूसरा मसला, जो वोटर हैं जिनका नाम है उनमें की एक बड़ी अक्सरियत वोट डालने नहीं जाती है। यानी पहला तो एक है कि वोटर में नाम नहीं है, दूसरे वोट डालने नहीं जाते हैं। तो बहुत ही है, वो जितनी भी हमारी आबादी है उसके हिसाब से जो वोट पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत जमहूरियत में, क्योंकि जमहूरियत ही अब यहाँ का तर्ज़ हुकूमत है, कोई शाही हुकूमत नहीं है और एक लंबे अरसे तक ये जमहूरी हुकूमत ही बाकी रहेंगी, आइंदा का हमको मालूम नहीं है। तो जमहूरियत में इलेक्शन जमहूरियत का जश्न है, जमहूरियत की ईद है। जी बिल्कुल। तो जमहूरियत की ईद में वोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम ना हो या वोट डालने के दिन हम पोलिंग स्टेशन ना जाएं, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बढ़े या एमएलए बढ़े, वो तो उसके और भी असबाब हैं, उस पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन पहला काम हमको ये करना चाहिए कि जितने वोटर हैं वो उम्र को पहुंच गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता हर साल होता रहे। ये एक बहुत ही इसमें गफलत हो रही है। दूसरा, हुकूमत की जानिब से भी या हुकूमत में बहुत अहदेदारों की जानिब से भी या फ़िरका परस्त लोगों की जानिब से भी वोटर लिस्ट से नाम निकाल देते हैं। जो होता है, हम हमारी गफलत से भी नहीं करते हैं, दूसरा तासुब से भी। तो हमारे जो यानी जो भी लीडर है, लोकल लीडर, उन्हें उसको हर महीना हर साल चेक करते रहें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको अपडेट करते रहें। जहाँ तक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनने की तादाद का ताल्लुक़ है, मुल्क भर में तकरीबन 545 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहते हैं, उसमें 2-3 नॉमिनेटेड है, 542 लगे इलेक्शंस होते हैं। 120 पार्लियामेंट के हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान जिसको वोट देंगे वो जीतेगा, और 80 हल्के ऐसे हैं पार्लियामेंट के जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीतने की इम्कानात रहते हैं। अब हालत ये है कि जहाँ पर रामपुर, अमरोहा उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर तकरीबन 70-80% आबादी वोटर्स मुसलमान हैं, वहाँ पर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट को वोट दिया, मायावती ने मुसलमान कैंडिडेट दिए, और वहाँ की मुख्तलिफ़ पार्टियों ने यादव की, मायावती की, सब आज़ाद, अब उसमें एक ही कैंडिडेट बीजेपी का था। अब पूरे वोट तकसीम होते रहे और वो वोट, तो ये जो पॉलिसी है बीजेपी की यही है कि अपने वोट को मुत्तहिद रखो और अपने मुखालिफ के वोट को मुंतशिर कर दो। तो हमारी हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि सेकुलर वोटों का इत्तेहाद हो, इसकी हम पूरी कोशिश करें। अब उसमें जो ये जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां वगैरह हैं, वो अपना दिल बड़ा करें। वो अगर वाकई सीरियस हों, एक मर्तबा ऐसा हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने ख्वाहिश की उस वक्त कि आप रामपुर से खड़े हों, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि भाई रामपुर से मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं जहाँ गैर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ से खड़ा हूँ। और वो पंजाब में उस वक्त किसी मुकाम से इलेक्शन लड़े और जीत गए। तो ये जो बात है कि हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुस्लिम इलाके ही से क्यों वोट देना चाहती हैं? अगर उनको अपने कैडर पे, पार्टी पे, वोटर पे एतमाद है तो वो ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि जहां गैर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं वहां से भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। नाज़रीन, बहुत अहम बात है ये।
देखा ये जाता है कि जहां मुसलमानों की जीतने की उम्मीद होती है वहां से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, और अगर जीतता है तो खुशी की बात है, नहीं जीतता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात बता रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हवाला आपने दिया कि एक ऐसे इलाके से इलेक्शन लड़ा उन्होंने जहाँ हिंदू अक्सरियत थी या सिखों की अक्सरियत थी, पंजाब का हवाला दिया आपने, तो वहाँ पर वो लोग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जीता कर लाए थे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है क्या ये जो सेकुलर अपने आप को कहने वाली जमातें हैं किसी ऐसी जगह से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके जिता नहीं सकती क्या? ये बहुत अहम सवाल है। मुसलमान उनको वोट देते हैं, लेकिन क्या वो लोग मुसलमानों को वोट नहीं दे सकते? ये सवाल उठ रहा है यहाँ पर। ये सेकुलर जमातों को इस पर जो सो संजीदगी से काम करना चाहिए। यहाँ पर और एक भी बात ये है, राय दहिंदगान की जो ताल्लुक़ से जो बात हुई है, राय दहिंदगान में से नामों के अखराज की बात है। इसकी दो वजूहत हैं, तासुबी नहीं है, बल्कि बाज़ वक्त जो इंक्वायरी होती है, तहक़ीक़ात होती हैं, उसमें राय दहिंदे अपने जो मुकाम उनका जो लिखा हुआ होता है पता वहाँ पर मौजूद नहीं रहते, तहक़ीक़ के दौरान उसको हज़फ कर लिया जाता है। तो लिहाजा जो घरों की अक्सर तब्दीली करते हैं वो लोग हर साल अपने जो सो वोटर लिस्ट को जांच लेते रहें, क्योंकि नाम कट हो सकता है, मुकाम की तब्दीली करा लें, पते की तब्दीली करा लें, अपने नामों का दोबारा इंदराज करा लें। और जो बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, अभी वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, फौरी जो सो अपने जो सो जिम्मेदारी महसूस करें। सबसे अहम जिम्मेदारी है ये, वोटर लिस्ट में नाम का दर्ज कराना बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। फौरी जाइए, अपने नामों को दर्ज करवा लीजिए। ये बहुत अच्छा मशवरा है मलिक मोतसिम खान साहब का। ये हमारे लिए वोट हथियार है। मौजूदा दौर में तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। मैं यहाँ तफसील में जाना नहीं चाह रहा हूँ। आसाम का हवाला काफ़ी है आप लोगों के लिए कि आज हमारे मुल्क में हम अजनबी हैं। अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा और हमारे जो सो कोई हमारे पास तस्दीक नहीं रहेंगी तो हम हमारे मुल्क में ही अजनबी हो जाएंगे। तो इस पर गौर करना है और इस पर काम करना है। तो अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये सवाल करूँगा अब कि जो सो अभी जो हमारी जो मजहबी जमातें हैं और जो सो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, तो इस वक्त उनको जो सो क्या रोल प्ले करना चाहिए इस वक्त यानी संजीदा तामीरी और मुल्क और मिल्लत की मफाद में? बहुत अहम बात है। जो हमारे मुस्लिम इदारे हैं, जो मुस्लिम जमातें हैं, मुस्लिम इदारे हैं, मदारिस हैं, दीनी जमातें हैं और दीनी शख्सियात हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है। लेकिन सबसे पहली दरख्वास्त ये है उनकी, वो मामलात में फंस ना जाएं। जैसे टीवी मबाहिस होते हैं, जी जी, उसमें ये शरीक होते हैं या शरीक करवाए जाते हैं और वो वहाँ पिट कर वापस आते हैं, वो फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं। हाँ, फंसा दिए जाते हैं। तो तमाम मज़हबी जमातों से ये कहना है और मज़हबी शख्सियात से कहना है कि वो अक्सर इन मौक़ों से वो परहेज़ करें, या फिर जो उस मामलात के जो ज़िम्मेदार होते हैं, तजुर्बा रखते हैं, ज़हानत रखते हैं और उसका सही जवाब दे सकते हैं, वो वैसे ही लोग वहाँ पर वो जाएं। दूसरा, जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स ना करें, मसले को हल करें, दीन की खिदमत करें, मुसलमानों की खिदमत करें। लेकिन वो मसले से जो बीजेपी फ़ायदा उठाना चाहती है, आरएसएस फ़ायदा उठाना चाहती है, तो हम खुद उस इशू की तशहीर का ज़रिया ना बन जाएं। देखिए, जज्बाती मुजाहरा ना करें, संजीदगी और हिकमत से काम लें। हिकमत से काम करना है ताकि वो फंस ना जाएं। मतलब हम कोई काम करने से फ़ायदा बीजेपी को ना हो, फ़ायदा इंसानियत का हो, मुल्क का हो, आवाम का हो, मुसलमानों का हो। तो वो एजेंडा, वो बाज़ एजेंडे इसीलिए उठाते हैं कि हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो असल में गैर मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ मुत्तहिद करने के लिए पूरा काम करते हों। जी जी, हाँ, उनका जो है ये एजेंडा यही है कि हमको इश्तिहार दिला के जो सो कोई जो सो गलत हरकत करने पे मजबूर कर देते हैं और उसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं। इसलिए हमको जो है सब्र का, हिकमत का, मोहब्बत का, इंसान, अलबत्ता हमको ऐसे मसाइल उठाना चाहिए उसके बाद जिसका ताल्लुक़ मुल्क के मसाइल से हो। जी, मसलन करप्शन है, सबका मसला है, उस पर बात करनी चाहिए। उसी तरीक़े से आवाम का जो बजट होता है वो आवाम के लिए मसाइल इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो तो आप उसके लिए काम करें।
किसानों का मसला है, किसानों के मसले के लिए आप बात करें, उनके लिए आप आगे बढ़ के करें। तालीम के मसाइल हैं, तो दलितों के मसाइल हैं, मुख्तलिफ जो समाज में हमारे लोग हैं, अगर हमारी दीनी शख्सियात उन मसाइल के हल के लिए सिर्फ अलामती तौर पे नहीं, हमारे जो दीनी इदारे हैं वो इन मसाइल के हल के सिलसिले में सिर्फ एक फ़ोटो सेशन के लिए या फिर एक अपनी हाज़री टोकन अलामती तौर पे शरीक होते हैं, वो अलामती तौर पे शरीक होने का मसला नहीं है। आप अलामती तरीके तौर पे शरीक हुए तो अलामती तौर पे आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी जैसे को तैसा है। वो भी अच्छा काम है, लेकिन उसको आप इशू बनाएं। यानी जो बीजेपी नॉन इशू को इशू बना देती है और उसके नतीजे में फ़ायदा उठाती है हमारे रिस्पांस के ज़रिए से, हम जो है महंगाई है, करप्शन है, औरतों की इज़्ज़त व इस्मत है, और किसानों के ख़ुदकुशी के मसाइल हैं, और मुल्क जो बजट तय होता है बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता, उन तमाम मसाइल में हमको हमारी राय देना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो उससे जो है आवाम में भी मैसेज जाएगा। और ये मुल्क हमारा मुल्क है। असल में है कि इंतखाबात से, इलेक्शन से, इन मामला से इसलिए दूरी होती है कि उसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं है, हमारा इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और यहाँ के जो बरादरान वतन हैं उनसे हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो बहुत से मामलात में वो सही तौर पे वाकिफ़ नहीं है। अगर हम उनके साथ बैठेंगे, करेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो यही सबसे कामयाब हिकमत अमली है। तो एक काम नहीं करने का है, एक काम करने का है। हाथ नहीं करने का मतलब मायूसी नहीं है, यानी किस मसले को कैसे हल करें, इस पर दीनी जमातों को बहुत, और दीनी जमातों को आपस में भी बहुत जुड़कर काम करने की ज़रूरत है, और जुड़कर उम्मत से बाहर काम करने की ज़रूरत है। मुसलमानों की इस्लाह का काम भी हो, लेकिन जो बरादरान वतन जिन मसाइल में घिरे हुए हैं उसको अगर उम्मत के ज़िम्मेदार अपने हाथ में लेके काम करते हैं तो ये इस मुल्क के लिए, समाज के लिए बहुत बेहतरीन पैगाम होगा। चलिए, इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत सरासिल गुफ्तगू हो चुकी है। अब मैं जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा नरम गोशा टीआरएस के ताल्लुक़ से आपके पास मौजूद है, और होना भी चाहिए हालात के हिसाब से, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, मेरे अपने जो सो सियासी और सहाफ़ती शऊर के एतबार से बता रहा हूँ मैं, कि पहली मरतबा किसी जमात को खुल के काम करते हुए देखा हूँ मुसलमानों के हक़ में। तो रियासती हुकूमत ने हाल ही में जो है सो 204 अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का जो क़याम किया हुआ जो माने कि पॉलिसी है, जो मदरसों की ताल्लुक़, स्कूलों के ताल्लुक़ से, मैं इसमें कोई मजबूती नज़र नहीं आती मुझे। केसीआर साहब ने 204 स्कूलों का क़याम अमल में लाया है, लेकिन जो सो इसको वो इस्तेकाम मुझे महसूस नहीं हो रहा है जो सो इसको देर पा कायम रख सके। तो इस ताल्लुक़ से आप कुछ कहेंगे कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि इसकी बका को जो सो ख़तरा ना हो? पहला तो मेरा रिमार्क ये है कि मुल्क भर में जितनी रियासतें हैं और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, अगर हालिया जो पार्टियां और हुकूमतें हैं, उसमें तेलंगाना में हमारे रियासत की टीआरएस गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का अक़लियतों के साथ जो रवैया है वो मुल्क भर में एक बहुत ही मिसाली रवैया है। इससे कोई इनकार नहीं। हाँ, ये एक तो मैं उनकी कदर करता हूँ, तो कदर करने के पीछे कोई वजूहात हैं। अलबत्ता मैं नहीं समझता कि केसीआर साहब से या टीआरएस से कोई गलती नहीं होती है। गलती तो हो सकती है, जब भी गलती होगी तो वजह भी दिलाई जाएगी। अब रहा सवाल ये आइम्मा व मौज़िनीन की तनख्वाहों का मसला है, अब वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। अब सवाल ये है कि उनके साथ जो लोग हैं, ऑफिसर्स, मैं इस ताल्लुक़ से बाद में आपसे सवाल करूँगा। आइम्मा मौज़िनीन के तनख्वाह के ताल्लुक़ से भी आवाम के जहनों में ये है कि जो सो ये तनख्वाहें हुकूमत फराम कर रही है या महकूमे वक्फ बोर्ड की आमदनी से हो जो सो ये तनख्वाहें हो रही है। इस ताल्लुक़ से हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो हमारे जो अकामती स्कूल से जो इंग्लिश मीडियम में कायम किए गए हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तवज्जुह से चलते हैं, तो जहन ये काम कर रहा है कि ये स्कूल जो है कभी भी बंद किए जा सकते हैं,
क्योंकि ये किसी मुस्तनिद इदारे से जुड़े हुए नहीं है, किसी मुस्तनिद जो सो महकमे से जुड़े हुए नहीं है, लिहाजा जो सो ये कभी भी बंद किए जा सकते, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल है। इस ताल्लुक़ से बात बेशक ये सवालात हैं, जब काम होता है और जब कुछ नए इक़दाम किए जाते हैं तो उसमें नए नए सवालात भी उभरते हैं, नए नए मसाइल भी आते हैं और उन मसाइल का हल भी होता है। सवाल नहीं है, ये खदशा है, खदशा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बेहतर बात यही है हम कि जो भी तालीम का अमल है, जो स्कूल हैं, वो स्कूल्स का अमल वो वज़ारत तालीम से जोड़ देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश है। जी हाँ, मैं आपके इस टीवी के ज़रिए से भी या जब भी हमारी KCR साहब से मुलाकात हो उनके सामने ये बात रखना है कि जो भी स्कूल हो या कॉलेज हो, माइनॉरिटी हो या दीगर हो, उन सब का एक मकसद वो तालीम का है। तो तालीम के लिए वो माइनॉरिटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके तहत इस सब को जोड़ना चाहिए। और जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो अपॉइंटमेंट भी वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिए। उसमें क्या रहता है, एक किस्म की यकीनी कैफियत रहती है, तमानियत रहती है। तो काम अच्छा हो रहा है, हम काम, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर बात हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि KCR साहब के पास अगर माकूल तरीक़े से बात पेश की जाए तो उस बात को कबूल करेंगे। तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि ये पूरा अमल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में किया जाए, अपॉइंटमेंट का पूरे तरीक़ार को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से किया जाए और इनके सैलरी देने लेने के पूरे निज़ाम को जो है DTO और जो भी तरीक़ा है हुकूमत का, ट्रेजरी का, उससे जोड़ दिया जाए। ये जो तरीक़ा है इसमें ऐसा लगता है कि एडहॉकिज़म है ये। हाँ, तो एडहॉकिज़म का में ये खदशा रहता है कि एडहॉकिज़म कभी भी हाँ, तो एडहॉकिज़म को ख़त्म होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। ये डिमांड सही है, ये बात पेश करनी चाहिए, हम भी पेश। हैसियत डायरेक्टर वक्फ बोर्ड की हैसियत से आप रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि KCR साहब का जो कारनामा है 204 अकामत स्कूलों का काम, हमने एक वक्त देखा था 2 स्कूलों के लिए बहुत तवील पैरवी करनी पड़ी थी। तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार में 2 अकामती स्कूल एक निज़ामबाद में भी कायम हुआ था, उसके लिए एक तवील पैरवी करनी पड़ी। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है KCR साहब की, उन्होंने बग़ैर मांगे 204 स्कूल दे दिए। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है, बिल्कुल नाकाबिल फरामोश कारनामा है। मुस्लिम तबका इस कारनामे को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता और KCR साहब की शख्सियत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। ये एक जैसा कि अब कहा जाता है, तालीम का फराहम करना एक एहसान है, एक खैरात है। तो उन्होंने मुस्लिम तबके की दगरगुं तालीमी सूरत हाल को देखते हुए 204 अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से उसको अटैच किया गया है और जो उसके मुलाजिमत फराहम करने का जो तरीक़ाकार है, ये जो खौफ व खदशात में मुब्तला कर रहा है कि हम बहुत से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करके, उर्दू मीडियम के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको बंद करके हम इस तरफ भेज रहे हैं, तो क्या ये देर पा स्कूल क़ायम रहेंगे? एक अंदेशा है। हमको KCR साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, ये यकीनी बात है, बहुत बड़ा कारनामा है उनका, लेकिन खदशा अपनी जगह बरकरार है। तो इस ताल्लुक़ से बहैसियत डायरेक्टर वक्फ बोर्ड आप इस ताल्लुक़ से KCR साहब से नुमाइंदगी कीजिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं। और दूसरी चीज़, अब आप जाऊँगा आप आइमा मौज़नीन की तनख्वाह के ताल्लुक़ से 1000 से 5000 रुपये कर दी गई तनख्वाह, बहुत शानदार कारनामा है KCR साहब का। एक और जो सो मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनका मुस्तहसन इक़दाम है, हम उसकी बिल्कुल सताइश करते हैं। रोशन TV भी जो सो उनके इस इक़दाम की पुरज़ोर सताइश करता है और जो सो ऐसे जितने भी उनके इक़दाम होंगे हम उसको जो सो बिल्कुल एहतराम की नज़र से देखेंगे। सवाल ये है कि आवाम के जहनों में ये बात है कि ये जो तनख्वाहें हैं वक्फ बोर्ड से फराहम की जा रही है, उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। किसी एक शख्स ने मुझे कहा था कि देव की नाक काटी जा रही है और देव को पेश की जा रही है, तो उस ताल्लुक़ से आप क्या वज़ाहत करें? नहीं, असल मालूमात की कमी है जो हज़रात ऐसा कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से वो जो माहाना 1000 हो या 1500 जो पहले फराहम किए जाते थे या अब 5000 की जो बात हुई है, ये हुकूमत की तरफ से ग्रांट है, रियासती हुकूमत के ख़जाने से है। वक्फ बोर्ड सिर्फ तकसीम की एजेंसी है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी से ये तनख्वाहें फराहम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसके जो वक्फ बोर्ड फराहम करता है वो अलग है। जैसे कि मस्जिद की आमदनी होती है,
और वो मस्जिद की आमदनी वक्फ बोर्ड में जमा होती है, तो उस मस्जिद के मुतालिकीन को वक्फ बोर्ड से तनख्वाहें दी जाती हैं। वो एक अलग अमल है। वो कहीं जैसे अपने पास एक मस्जिद है यहाँ पे, स्टेशन बाज़ार की मस्जिद है, तो वो वक्फ की आमदनी होती है, वक्फ की आमदनी से दिया जाता है। लेकिन ये जो मुल्क रियासत भर में जो आइम्मा और मौज़िन, वो सब का जो है कोई वक्फ बोर्ड की आमदनी नहीं है उससे, उन मसाजिद से। वो तो छोटी छोटी मसाजिद हैं। तो उन तमाम मसाजिद को ये जो आइम्मा और मौज़िन जो तनख्वाह फराहम की जा रही है, हुकूमत की ग्रांट है जो हुकूमत वक्फ बोर्ड को दे रही है, और वक्फ बोर्ड के ज़रिए से वहाँ पहुँचाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक दरमियानी एजेंसी है, ऐसा नहीं है। ये सही है कि इसमें भी लोग शिकायत करते हैं कि उसमें अमल दरामद में उसमें मुश्किलात होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत तो बहुत साफ़ है। असल में हमारे पास जो IAS, जो IPS या जो और RDO या इस किस्म के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ को जो ज़मीन पे लाते हैं, नाफिज करते हैं, वो जो अमल होता है उसमें कुछ बहुत सा यानी KCR साहब को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो जो तो अच्छे ऑफिसर्स की कमी, मैन पावर की कमी, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ लैप्सेस की वजह से, चाहे वो पहले की बात हो या बाद की बात हो, इसमें लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है। हाँ, ये बात सही है। हम भी कोशिश करेंगे, आप ही हम सब मिलकर अपने हुक्मरानों को तवज्जो दिलाएं कि वो जो लैप्सेस हैं उसको कम करें, जो कमज़ोरियाँ हैं उसको कम करें, ताकि जो भी रकम तय हुई वो वक्त पर पहुँच जाए और उनको दफ्तरों को फिरना ना पड़े। मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि जब मौज़न हज़ार, इमाम हज़ार बार बार फिरते हैं, यानी उसके लिए मौजूदा हालत में भी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। शायद उनके जो मशायर है, मैं समझ रहा हूँ 4-5 महीने से कुछ रुके हुए हैं। सही है। वो असल में जब भी वो ऑनलाइन वक्फ बोर्ड को उन्होंने काम दे दिया है, वक्फ बोर्ड में जो ऑनलाइन करने का जो सिस्टम है अकाउंट्स का है, तो लोगों को जो है अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, अपनी फ़ोटो, अपनी मुतवल्ली या कमेटी की तरफ से लेटर, ये सब चीज़ें वक्त पर फराहम करनी चाहिए। ये सब चीज़ों को फिर वो ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं। वो ज़रा भी उसमें गलती हो जाए, स्पेलिंग एरर्स भी आ जाएं, आधार कार्ड में एक है और वो बैंक अकाउंट में एक है, तो फिर वहाँ से रुक जाता है। तो मसला सिर्फ वो वहाँ का नहीं है, ये जो तकनीकी अमल है इसमें बहुत रुकावट हो रही है। ये सही है, इससे इसको लिए वक्फ बोर्ड में ऑफिसर्स की और एम्प्लॉइज़ की कमी है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुँच रही है। तो हम अभी हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन ये जो बढ़ाई गई है रकम, उसका हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये थे मलिक मोतसिम खान साहब। आपके ताल्लुक़ से मैंने इब्तिदा में तारुफ़ करवा दिया था कि जो सो वो अमीर हल्का आंध्र प्रदेश रह चुके हैं, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश के अमीर हल्का थे, और काफ़ी अरसे से जमात से वाबस्ता हैं और पेशे तदरीस से भी वाबस्ता हैं। और आप एक जमात इस्लामी के तहत जो एक सियासी जमात कायम की गई थी, उसके भी सरबराह रह चुके हैं। बहरहाल एक अच्छी शख्सियत, एक काबिल शख्सियत, एक दूरअंदेश शख्सियत, एक फ़हम व फ़रासत रखने वाली शख्सियत, सियासी शऊर रखने वाली शख्सियत से हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू आपको भी पसंद आएगी, और शायद अभी बहुत सी बातें रह गई हैं, तिश्नगी है। इंशाल्लाह फिर किसी और एक नशिस्त में हम उनसे उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अब हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।